गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपने अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में आपको बताया गया है कि स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के 4 अनुच्छेदों अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 के अंतर्गत किया गया है। अब इसे हम क्रम से यहाँ पर देखते हैं। जो अनुच्छेद 19 है उसमें संविधान के लागू होते समय 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संशोधन किया गया और इसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसे इस स्वतंत्रताओं की श्रेणी से निकाल दिया गया, जिससे अब वर्तमान में 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मौजूद हैं, जो क्रम से निम्न हैं। पहला है 19 का ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। वह जैसे भी जिस माध्यम से भी अपने विचार को व्यक्त करना चाहे वह व्यक्त कर सकता है। पहले क्या था कि आप लोगों ने देखा होगा अंग्रेज़ों के समय में या उसके पूर्व किसी भी व्यक्ति को अपनी जो विचार होते थे उसे कहने का अधिकार नहीं होता था। रोलेट एक्ट है, आपका जलियांवाला बाग का कांड हुआ, वह सब इन्हीं अधिकारों को, इन्हीं स्वतंत्रताओं को दबाने के लिए किया गया। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। इसीलिए जब देश का संविधान बनने लगा तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि जब तक व्यक्तियों को पूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा, उनको बोलने का, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक देश की आज़ादी का कोई मतलब निकल के सामने नहीं आता है। इसीलिए इसके अंतर्गत कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। वह स्वयं कह करके या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जिस भी माध्यम से वह चाहे अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। लेकिन इन विचारों के अभिव्यक्ति पर भी कुछ प्रतिबंध लागू होते हैं, जिसको राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें समय समय पर उपयोगिता के आधार पर प्रयोग करती हैं। जैसे आप कोई ऐसा विचार नहीं व्यक्त कर सकते जिससे देश की शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता हो, या जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ हमारे संबंध खराब होते हों। ये हो गया आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार आता है आपका 19 का बी, सभा एवं सम्मेलन करने का अधिकार। इसमें इसको पूर्ण रूप से देखा जाए तो कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण और बगैर हथियारों के किसी भी प्रकार के सभा और सम्मेलन का अधिकार है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अगर उसके कुछ विचार हैं, अपने भावनाएं हैं, वह दूसरे लोगों तक प्रेषित करना चाहता है तो वह विभिन्न सभाओं के माध्यम से, जुलूसों के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध लागू होता है कि वह सभा या सम्मेलन शांतिपूर्ण होना चाहिए और सभा या सम्मेलन में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का कोई भी प्रदर्शन या प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो जो उसको संयोजित करने वाला है, आयोजक है, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वह किया जाएगा। आपका अगला मौलिक इसके अंतर्गत अधिकार है अनुच्छेद 19 का सी, संघ या संगठन बनाने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अगर अपने विचारों को व्यापक आधार पर कार्य रूप देना चाहता है, कार्य रूप में प्रेरित करना चाहता है, संगठनात्मक स्वरूप देना चाहता है, तो वह अपना संगठन बनाना चाहता है, संघ बनाना चाहता है। तो जो राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में बनती हैं और सारे संगठन बनते हैं वह सब इसी के अंतर्गत प्राप्त हैं। यानी जो राजनीतिक पार्टियों का निर्माण होता है वह अनुच्छेद 19 के खंड सी के अंतर्गत ही निर्मित होती हैं। लेकिन इसमें भी जो आप संघ या संगठन बनाते हैं वह संवैधानिक प्रावधानों के, देश के मर्यादाओं के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा कोई संगठन न बनाएं जो देश के भावनाओं के विपरीत हो। अगला है अनुच्छेद 19 का डी, जिसमें कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भूभाग में भ्रमण का अधिकार होगा। यानी भारत के कोई भी नागरिक भारत के जहाँ किसी भी भाग में घूमना चाहें, टहलना चाहें तो उनको आने जाने पर कोई भी प्रतिबंध लागू नहीं होता है। इसमें लेकिन कुछ एरिया हैं जैसे जनजातीय एरिया
या कुछ और एरिया आ सकते हैं जहाँ पर भारत सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके हितों के लिए यह ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि आप वर्तमान में कह सकते हैं कि इस समय तो हमारे आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है, हमको ये अधिकार कहाँ प्राप्त हैं, इससे आप उठा सकते हैं। तो उसको भी समझने के लिए यहाँ पर कहा गया है प्रतिबंध में ही कि राज्य सरकारें जनहित के संबंध में इस पर प्रतिबंध लगा सकती हैं, क्योंकि इस समय आपका घूमना निकलना टहलना जनहित के लिए घातक हो सकता है। तो इसलिए इस पर प्रतिबंध समय समय पर लगाया जा सकता है। अगला है 19 का ई, जिसमें कहा गया कि भारत में रहने वाले व्यक्ति यानी भारत के नागरिक भारत के किसी भी भूभाग में अस्थायी निवास बना सकते हैं। यानी भारत में हम कहीं पर भी अगर अपना निवास बनाना चाहें तो वहाँ पर हमको बनाने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक प्रतिबंध लगा हुआ था। अगला लास्ट है, भारत के किसी भी व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए वृत्ति का उपार्जन करने की स्वतंत्रता, यानी हमको आजीविका प्राप्ति का पूरा साधन उपलब्ध होना चाहिए। हम कोई भी रोजगार करना चाहें, व्यवसाय करना चाहें तो हमको उससे पूरी तरह से हमको फ्रीडम होना चाहिए, इस पर हमें कोई प्रतिबंध नहीं चाहिए। तो इस प्रकार के इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के माध्यम से जो अनुच्छेद 19 में वर्णित हैं, व्यक्तियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करने की कोशिश की गई। अगला अनुच्छेद है 20, जिसमें कहा गया कि अपराधी ठहराए गए व्यक्ति को दोष सिद्ध के संबंध में अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर अपराधी ठहराया जाता है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग दंडित किया जाएगा कि जब उसने अपराध किया तो उस समय उस अपराध के लिए क्या दंड सीमा थी, क्या प्रावधान था, और किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इन सारी चीज़ों का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 21, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको मुख्य रूप से व्यक्तिगत रूप से अनुच्छेद 21 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक नागरिक को अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा और इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत बाद में 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसी के द्वारा यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं उनकी अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें जोड़ा गया। और अब यह प्रत्येक बच्चों का अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वह उन्हें अनिवार्य या निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकारें उपलब्ध कराएं। अगला आता है अनुच्छेद 22, जिसमें कहा गया कि सामान्य गिरफ्तारी व निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी में किस प्रकार से लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें कहा गया कि अगर सामान्य गिरफ्तारी होती है तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसको वारंट दिया जाएगा, कारण बताया जाएगा कि आपको इस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, और इसके साथ ही उसको जब भी गिरफ्तार किया जाता है उससे 24 घंटे के अंदर जो निकटतम मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और उसको अगर वहाँ पर उसका दोष सिद्धि होता है तो उसे आगे हिरासत में रखा जाएगा, नहीं तो मुक्त कर दिया जाएगा, उसको जमानत दे दिया जाएगा। तो अधिकतम किसी व्यक्ति को बगैर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए हुए 24 घंटे ही हवालात में रखा जा सकता है। अगला है निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी में संरक्षण। इसका तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को दंड देना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। अगर किसी सरकार को या पुलिस को लगती है कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है तो संभावना के आधार पर वह उसको पहले से ही गिरफ्तार कर सकती है और उसको अधिकतम 3 माह तक हिरासत में रख सकती है। अगर 3 माह से आगे भी रखने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको 3-3 माह करके एक समिति बनती है, उसके अनुशंसा पे उसको आगे भी कंटिन्यू जारी रखा जा सकता है 1 साल तक। लेकिन 1 साल के बाद अगर उसको रखना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर आज स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रावधान हैं उनका अध्ययन किया। इसको आगे कंटिन्यू जारी रखा जाएगा। आप इसके नोट्स बराबर बनाते रहें और जो हमने पहले से नोट्स प्रोवाइड किया उसके आधार पर और वीडियो के आधार पर उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करते रहें। धन्यवाद।